नमस्कार दोस्तों। अभ्यास पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 9वीं यूनिट स्टार्ट किया है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, जो 26 अप्रैल को निर्धारित है। हम लोग 9वीं यूनिट पर एक एक टॉपिक से क्रम में चर्चा करते जा रहे हैं और आप लोग जितना इस पर कंटिन्यू रहने वाले हैं, उसके साथ ही हम लोग अधिक आवृत्ति के साथ आप लोगों को ये टॉपिक प्रस्तुत करते रहेंगे। तो हमने अभी तक कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया, एक सामान्य अध्ययन था जिसके बारे में हमने जानकारी ली, कंप्यूटर क्या है, एक सामान्य जानकारी। आज हम लेकर आए हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभ्यास पाठशाला के इस प्रयास में मैं जितेंद्र लोधी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज चर्चा करूंगा। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही। इसमें हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार कंप्यूटर के हार्डवेयर में, किस प्रकार सॉफ्टवेयर में, किस प्रकार इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बदलाव आते रहे हैं और हम एक सुधार के साथ उसमें लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। कंप्यूटर के आकार में इससे कमी आई है, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और दक्षता में वृद्धि हुई है। ठीक है। साथ ही कहेंगे हम मेमोरी की जो क्षमता है वो बढ़ी है। इस प्रकार के हम परिवर्तन देखते आ रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जो कंप्यूटर प्रारंभिक कंप्यूटर था उसका इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब कंप्यूटर सबसे पहले किस रूप में प्रयोग हुआ। तो हम लोग देखेंगे गणना यंत्र के रूप में सबसे पहले कंप्यूटर को प्रयोग किया गया। और ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर अबेकस। ठीक है। तो ये अबेकस का एक डायग्राम है, इस प्रकार से होता था। वर्तमान में हम खिलौनों खेल के लिए प्रयोग करते हैं। ये गणना करता था, ये जोड़ सकता था, ये घटाव कर सकता था, और जोड़ की विधि में ये गुणा कर सकता था और घटाव की विधि में ये भाग कर सकता था। ठीक है। इस प्रकार से यह पूरा काम करता था। तो अबेकस को पहली बार एक गणना यंत्र के रूप में प्रयोग किया गया। विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। बेबीलोन में अंकों की गणना की गई। चीन इसका उद्भव क्षेत्र माना जाता है। चीन के नागरिकों द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है ना। तो चीन के नागरिकों द्वारा ये प्रयोग किया गया है। क्लियर है। हम लोगों को ये देख लेना है, कंप्लीटली मैनुअल डिवाइस थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्लीटली मैनुअल मतलब हाथ से इसको चलाना पड़ता था। आप इसमें से देखेंगे कि आपको इस राउंड को ऊपर ले जाना है तो आप हाथ से ही करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से अबेकस था। तो आपको ज्यादा जानकारी एग्जाम व्यू से नहीं रखना है, बस आपको ये रखना है याद कि अबेकस जो है टिम क्रेनन नाम के विद्वान ने एक व्यवस्थित रूप में विकसित किया। चीन के लोग पहले से भी इस पर काम करते रहे और मतलब काम नहीं कर रहे थे, उनको वैज्ञानिक उपयोग पता नहीं था, वो सीधा अपना गणना का काम कर लेते थे। टिम क्रेनन ने इसे एक मशीन के रूप में प्रस्तुत किया कि आप अपने गुणा भाग इसके सहयोग से कर सकते हैं। ठीक है। जोड़ घटाव आप इसके सहयोग से कर सकते हैं। इसी क्रम में नेपियर बोन्स करके एक मशीन आई जो भी मैनुअल थी, है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं रहती थी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी तक डिजाइन हुआ ही नहीं था। पर ये बहुत अच्छे तरीके से गुणा और भाग कर सकता था, जैसा इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और जो डिवीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। ठीक है। डेसिमल पॉइंट पर ही हम लोग गणना करते थे, 1 2 3 4 5 के बेस पर ही इसमें भी गणना की जाती थी। तो अबेकस के बाद नेपियर बोन्स एक मशीन आती है ना। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के नाम से इनको जाना गया, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस केवल थी। पास्कलाइन भी एक प्रकार से कैलकुलेटिंग डिवाइस ही थी, केवल जोड़ घटाव कर सकती थी। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने। तो यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत है ये चीजें, इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि क्या मशीन का नाम है, किसने इसका आविष्कार किया, ठीक है, और किस प्रयोग के लिए हो रही थी। तो अबेकस को टिम कैनन ने बनाया, नेपियर बोन्स को जॉन नेपियर ने बनाया, पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने बनाया। ठीक है। और ब्लेज पास्कल जो है, इन्होंने कंप्यूटर के लिए बनाने का मतलब पहली बार एक ऐसी मशीन आ गई जो थोड़ी मशीन की भांति, आप देख रहे हैं पास्कलाइन मशीन है आपके सामने, पास्कलाइन मशीन है। इसमें आप ये व्हील्स को घुमा करके और इस तरीके से डाटा को यूज करते थे, जोड़ और घटाव कर लेते थे इस प्रकार से। ठीक है। सॉरी। और अधिक वर्किंग हमें इसकी समझना नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। पास्कलाइन मशीन ब्लेज पास्कल ने की थी, और पहली गणना यंत्र या यंत्रिक रूप से करने वाले व्यक्ति ब्लेज पास्कल हो जाते हैं।
ठीक है, हम लोगों को इतना समझना था केवल कौन इसका आविष्कारक है, क्या मशीन का नाम है, सबसे प्रारंभिक मशीनरी क्या रही होगी। तो इसी क्रम में एक मशीनरी आती है लेबनीज कैलकुलेटर। ठीक है, लेबनीज कैलकुलेटर ये भी एक प्रकार से जोड़ घटाव और भाग के लिए काम करती थी। गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज का नाम है इनका, गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज। ठीक है, तो इन व्यक्ति ने जो है इनको बनाया, और ये जर्मन फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो जर्मन फिलोसफर थे कौन, लेबनीज कैलकुलेटर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज। ठीक है, तो इन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर बनाया, और इनके पिताजी जो हुआ करते थे वो एक बेसिकली टैक्स के लिए जो है कलेक्शन करते थे, है ना। तो गॉटफ्रेड लेबनीज जो है उनके पिताजी कौन थे, एक टैक्स कलेक्शन करने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने उनके काम को आसान करने के लिए लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था कि आप टैक्स कलेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जोड़ घटाव बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने बनाया था लेबनीज कैलकुलेटर। एक मशीन है जो सामान्यतः मैनुअल ही होती थी अभी तक की, है ना, क्योंकि ये मैकेनिकल एरा आ गया, थोड़ा मशीनरी टाइप, मैकेनिकल मतलब इस प्रकार की मशीनरी डेवलप होने लग गई है ना। फिर आया डिफरेंस इंजन, है ना, ये खोजा चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने बनाया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया था अपनी मशीन में, अपनी डिवाइस में, और इन्होंने प्रोग्राम डाला था आगे चल करके। जैसे आप देख पाएंगे एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। तो एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया। इन्होंने पहली बार इनमें इनपुट डिवाइस के रूप में मेमोरी कार्ड के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया। मैकेनिकल मेमोरी थी, उसमें पंच कार्ड हो गया, और बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया, बाइनरी लैंग्वेज बनाई। पहली बार इसमें प्रोग्राम डाला गया। ठीक है, प्रोग्राम डाला गया, और उस प्रोग्राम का डेवलपमेंट किसने किया, तो प्रोग्राम को डेवलप करने वाली जो है उनकी सिस्टर ही हुआ कर, सॉरी, उनकी कौन रहेंगी, पुत्री थी, कहते हैं चार्ल्स बेबेज की पुत्री थी। कौन थी भाई, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिफरेंस इंजन जो है, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। डिफरेंस इंजन बनाया तो ये भाप से चलने वाली मशीन होगी, तो ये मैकेनिकल हो गया, थोड़ा भाप से चलने वाली मशीन थी। ठीक है, और इसने पहली बार क्या किया, ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन प्रारंभ हुआ। पहली बार अपने आप से मैनुअल चलाने की बजाय मशीन अपने आप से भी काम करेगी, क्योंकि वह भाप की एनर्जी से चल रही है। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया था, यानी पहली बार इन्होंने इस बात के लिए तय किया कि भाई मशीन अपने आप से काम करेगी, जोड़ेगी और घटाएगी। ठीक है, एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया, एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसको हमने 3 बार बोल दिया, क्योंकि आपको याद रखना है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में, बड़े अच्छे से याद रखना है। और एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि उसमें मेमोरी कार्ड था, उसमें इनपुट डिवाइस के रूप में यूज कर रहे थे हम उस मेमोरी कार्ड, जो कि पंच कार्ड है। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, है ना। इसमें इसलिए हम इसको कहते हैं एक सिस्टम के रूप में डेवलप हो चुका था, इसलिए विश्व का पहला कंप्यूटर कहा गया। पहला प्रोग्राम डाला गया, प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में था। आपको याद रखना है कि प्रोग्राम बनाने वाली कौन थी, लेडी एडा अगस्टा थी, जो कि इनकी ही पुत्री थी। इस प्रकार से पहली प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ता को, पहली प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। और इस प्रकार से कंप्यूटर का विकास अब और तेजी से हुआ, और चार्ल्स बेबेज ने उसमें बहुत अधिक मेहनत की है, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और इसी क्रम में आया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जमाना। ठीक है, तो द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनना प्रारंभ होंगे। जैसे आपने देखा हुआ है कि एनालिटिकल इंजन में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया गया, और इसके बाद हम देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई है हरमन हॉलेरिथ के द्वारा, है ना। तो हरमन हॉलेरिथ कौन है, अमेरिकन के स्टैटिस्टिशियन थे, यानी कि एक सांख्यिकीविद थे, है ना। तो हरमन हॉलेरिथ कौन थे, अमेरिकी सांख्यिकीविद थे। इन्होंने एक मशीन बनाई 1890 में, 1890 में, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या कर रही थी, तो मैकेनिकल गणना यंत्र था एक प्रकार से, ना, और इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, इनपुट डिवाइस एज अ मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया।
मशीन लेवल कुछ कुछ लैंग्वेजों का विकास कर लिया था, बेसिकली बाइनरी लेवल पर ही थी, मशीन लेवल लैंग्वेज का विकास कर रहे थे। इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो अमेरिकी जनगणना के प्रोग्राम में इसका प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे सेंसस प्रोग्राम, यानी जनगणना करने के लिए एक यंत्र विकसित किया गया जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन, जिसे हरमन हॉलरेथ ने बनाया था, जो अमेरिका के एक सांख्यिकीविद थे। अब देखिए 3-4 लाइनें एक स्टोरी में आपको याद करनी, क्योंकि अभी जो हमारा पेपर होने वाला है माइनस मार्किंग बेस्ड होगा और कंसेप्ट बेसिस होगा। कुछ आपको अधिक जानकारी पता होना चाहिए और वो सही होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक नहीं पढ़ना है हम लोगों की तरफ पर सटीक पढ़ना है, सटीकता की बात आएगी, क्योंकि आपकी जो इफिशियंसी है वो बहुत अधिक होनी चाहिए माइनस मार्किंग वाले पेपर में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं टेबुलेटिंग मशीन और हरमन हॉलरेथ ने बनाया है, सेंसस प्रोग्राम के लिए इसका प्रयोग किया गया। फिर आता है मार्क वन। मार्क वन किसने बनाया, ये भी अमेरिकी नागरिक है, हावर्ड आइकन। तो हावर्ड आइकन ने बनाया मार्क वन कंप्यूटर, 1937 में बना दिया। इन्होंने एक बड़ा चेंज कंप्यूटर की दुनिया में कर दिया जब इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर बनाया, ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है, डिजिटल भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी ऑपरेट होता है और डिजिटल। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल और प्लस डिजिटल कंप्यूटर बना दिया मार्क वन, और इसमें प्रोग्रामेबल भी है, इसमें प्रोग्राम भी और अच्छे से किया गया है, इसको डिजिटल कंप्यूटर बना दिया मार्क वन, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं एबीसी कंप्यूटर है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये दोनों व्यक्ति आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें से इतना नहीं पहचानते हम कि एटनासॉफ कौन है और क्लिफोर्ड बेरी कौन है ना, और हमें पहचानने की जरूरत भी नहीं है, क्यों पहचाने भी हम लोग, है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आ गया अपने पास, ठीक है। मार्क वन कैसा है, डिजिटल कंप्यूटर है। टेबलेटिंग मशीन कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन डिजिटल नहीं है। अब यहाँ पर एबीसी में तीनों चीज इलेक्ट्रॉनिकली भी कर दिया और डिजिटल कंप्यूटर भी बना दिया। इस तरीके से एबीसी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना, ठीक है। मेमोरी में इसमें कैपेसिटर मेमोरी का प्रयोग किया गया। कैपेसिटेंस क्या होते हैं, आईसी चिप की भांति एक प्रयोग किया गया, कैपेसिटर का प्रयोग किया गया। बाइनरी लैंग्वेज ही थी अभी, अब आगे चल के फोर्ट्रान वगैरह ऐसी लैंग्वेजों का विकास हो जाएगा। पर टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई, हरमन हॉलरेथ ने। कहाँ प्रयोग किया गया, अमेरिकी जनगणना में। मार्क वन किसने बनाया, हॉवर्ड आइकन ने बनाया। डिजिटल कंप्यूटर था, प्रोग्रामेबल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रूप से काम कर रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स पर नहीं बेस्ड था, मैकेनिकल बेस पर भी था। इसलिए हमने एबीसी यानी एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरह डिजिटल कंप्यूटर कहा है। एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया, ठीक है। इस प्रकार की मशीनें भारी भारी होती थी, हम लोग देख सकते हैं। इनका हमें इतना बेहतर समझ नहीं आएगा, पर आगे चल के हम लोग ऐसे कंप्यूटरों से रूबरू होंगे जो आज के समय चल रहे हैं, जिनसे आप लोग अच्छी पहचान रखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग में थे टेबुलेटिंग मशीन, मार्क वन और एबीसी। इसी प्रकार हम कुछ और कंप्यूटर देखेंगे जिनमें अधिक मेमोरी डिवाइसेस और इस प्रकार के एडवांस फीचर आते चले गए। तो अब ये आगे का जो एक चरण आगे हम बढ़कर आए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, यानी इसमें डिजिटलाइजेशन होने लग गया और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होने लग गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आए तो फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल, है ना। यानी ये क्या है, फुली इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब आप लोगों को याद रखना है कि एनईएक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप लोग एनईएक के बारे में बताएं, है ना। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म में ही पूछने आ जाता है कि एनईएक है क्या। तो एनईएक का फुल फॉर्म, पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनईएक, ये भी हम लोगों को याद रखना है ना। और इसके साथ ही हमें याद रखना है कि इसमें मेमोरी के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इन्हें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, क्योंकि पहली बार ये पूरी तरह से कंप्यूटर के फॉर्म में हमारे पास आया। इसमें हमने रजिस्टर्स लगा दिए, क्योंकि ये वर्किंग मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर जिस पर त्वरित रूप से कार्य करता रहता है वो रजिस्टर्स होते हैं, और वैक्यूम ट्यूब के अंदर रजिस्टर्स का ही अधिक प्रयोग किया गया था।
हमारे पास रैम और रोम जैसी बड़ी मेमोरियां उस समय नहीं थी, हमें उतना ही काम कर लेना होता था, उसे सेव कर लेना होता था, ठीक है। और मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग होने लग गया। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे एनएक का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक, ये हम लोगों को बड़े अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एक सवाल तो आपका इसी से आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये हम लोगों को याद रख लेना है ना। इन्हीं एक का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आविष्कारक कौन है, जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली, है ना। तो जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली है। पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। वैक्यूम ट्यूब को मेमोरी के रूप में प्रयोग किया। पहली पीढ़ी के पढ़ते हम लोग, अभी आप लोग देखोगे कि 1946 से 1955 तक ही हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जान रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल भी है, मेमोरी भी है इनके पास अपनी। तो ये सारा प्रोसेसर भी अपने पास आ गया है। वैक्यूम ट्यूब को एज ए प्रोसेसर यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें रजिस्टर लगे हैं जो वर्किंग मेमोरी है उसकी, और मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करें, इसलिए इसे पूरा कंप्यूटर की तरह हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में वैज्ञानिक वॉन न्यूमैन ने एडवेक का आविष्कार कर दिया, ठीक है। सॉरी, वॉन न्यूमैन ने 1947 में, ये देखो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आया। अभी यहाँ पर क्या प्रोग्राम हमें करेंटली में जो काम कराना है उसको देना पड़ता था, वही प्रोग्राम देंगे जो करंट बेसिस पर काम कर रहा है, वो हम प्रोग्राम दे देंगे और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर हमने पहली बार बनाया स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, यानी पहले से प्रोग्राम स्टोर है, हम उसका यूज करेंगे और जो है सिस्टम हमारा काम कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एडवेक का फुल फॉर्म ही आप लोगों को याद रखना है। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, इसके लिए पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट डिस्क्रीट, ठीक है। वी का मतलब क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल। और क्या था फिर हमारे पास, एसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे एडवेक के बारे में, क्लियर है। एडवेक का आविष्कारक कौन है, हमारे पेपर के लिए क्या जरूरी है, एडवेक का आविष्कारक कौन है, वॉन न्यूमैन है। इन्हीं का आविष्कारक कौन है, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली है। बिल्कुल डायरेक्टली हम लोगों को याद रख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एडवेक का है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरह में एडसेक का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एडसेक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मीनिंग क्या हुआ कि अब हमें सॉरी, डिले लाइन मेमोरी हो गया। डिले लाइन मेमोरी का मतलब क्या हो जाएगा, हम जो डाटा आगे के लिए सर्च सेव कर सकते हैं। कुछ स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर आया, हमने स्टोर कर लेंगे प्रोग्राम को और हम उससे फंक्शन जो कराना चाहते हैं वो करा लेंगे। मॉरिस विल्किस इसके आविष्कारक हैं। एडसेक के आविष्कारक कौन है, मॉरिस विल्किस, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम बनेगा, डिले लाइन मेमोरी होगी, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा जो बहुत ही लो लेवल मशीनी लैंग्वेज कही जाती है। चलिए, तो एडसेक के आविष्कारक हो जाएंगे मॉरिस विल्किस। स्टोर्ड प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि हम पहले से एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसे स्टोर कर लेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट भी हम कभी भी करा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों को भी हम सेव करके रख सकते हैं। इसका मतलब इस प्रकार का कंप्यूटर विकास करने वाले व्यक्ति का नाम मॉरिस विल्किस है। एडवेक जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर काम करेगा, पर मेमोरी में जो मेमोरी सेविंग नहीं थी उसके पास, एडवेक के पास क्या नहीं थी, मेमोरी सेविंग नहीं। आपको जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो परिणाम आप अलग से रख लीजिए,
है ना। ऐसा करना पड़ रहा था। यहाँ पर परिणामों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, परिणाम को स्टोर कर सकते हैं। तो ये काम कर दिए एडसेक ने। मतलब देखिए हम किस प्रकार विकास कर रहे हैं। कंप्यूटर का विकास हमें समझा रहा है कि हमें भी अपने डाटा को किस प्रकार स्टोर करना चाहिए, यानी कि कुछ कुछ पढ़िए, एक प्रॉब्लम ढूंढिए, फिर उसका समाधान कीजिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम ढूंढिए और उसका समाधान कीजिए। अब आप इसको, ये कथन है आपके लिए और आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इस कथन को आप लोग रिलेट कर सकते हैं सुकरात के साथ। सुकरात का था कि आप प्रॉब्लम्स ढूंढो और प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशन ढूंढो, है ना। यानी डिडक्शन मेथड का प्रयोग कीजिए। डिडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं कि सामान्य से आपको विशेष की ओर जाना है कि विशेष से सामान्य की ओर जाना है। ठीक है, आप ये प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर ये कहता है दो मेथड होती हैं जानकारी की, इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड। ठीक है, तो एक तो होता है कि आप सामान्य से विशेष की तरफ चले जा रहे हैं, सामान्य जानकारियां हैं और आप उसको फिर विशेष बना देते हैं, एक रूल बना देते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है। अब सूरज पूर्व से उगता है आपने कह दिया, अब सूरज पूर्व से उगता है तो फिर आपको 10 15 20 दिन देखना पड़ेगा, 10 जगहों पर जाके देखना पड़ेगा कि भाई हर जगह से देखने पर और हर समय देखने पर ही हमें क्या, हर दिन देखने पर और हर जगह से देखने पर क्या बार बार सूरज पूर्व से ही उगता है। तो फिर आप कहेंगे इंडक्शन मेथड कि आप फिर जानकारियां बटोरते हैं। और एक होता है सुकरात का मेथड। सुकरात कहता है निगमन, क्या बोलते हैं उसको, निगमनात्मक श्रेणी, निगमन के माध्यम से कर रहे हैं। कि कह रहे हैं डिडक्शन में कि आप पहले जानकारियां जुटाइए और फिर आप बाद में अपनी अवधारणा दीजिए, है ना। आप देखिए, आप देख रहे थे, आपने देखा 4 5 दिन और 2 4 जगह से भी देख लिया कि सूरज पूर्व से उगता है, फिर आपने कह दिया कि सूरज पूर्व से उगता है। तो मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। जैसे ये लोग कंप्यूटर वाले जितने भी हम लोगों ने नाम पढ़ लिए, बॉन न्यूमैन का, हरमन हॉलरिथ का नाम पढ़ लिया हमने, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, ठीक है, गॉडफोर्ड। देखो गॉडफोर्ड ने अपने जो लेबनीज थे, गॉडफोर्ड लेबनीज थे, तो उन्होंने अपने पिताजी की प्रॉब्लम देखी। पिताजी की प्रॉब्लम क्या है, बोले यार ये जाते हैं इधर टैक्स कलेक्शन के लिए और इनको भूल जाते हैं किसने कितना दिया, कितना किसको हो गया। तो उन्होंने एक मशीन बना दी पिताजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप पिताजी इससे कर लीजिए। ऐसे ही ये व्यक्ति है, इन्होंने देखा कि हमने स्टोर्ड प्रोग्राम तो बना लिया लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद जो परिणाम मिल रहा है उसे कहाँ रखें हाल में, या उसको लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो कैसे करें। तो वही फिर आकर के बॉन न्यूमैन उसका सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सॉल्यूशन होते रहे और हम मॉडर्न डे कंप्यूटर में आ चुके हैं। इसे हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में पढ़ेंगे। यूनिबॉक, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो चरण है, ये विकास क्रम है, इसको हम इसी दृष्टि से देख रहे हैं। यूनिबॉक बैक बना हमारे पास। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी जिसने यूनिवैक को डिजाइन किया। किस लिए डिजाइन किया यूनिवैक को, तो यूनिवैक को डिजाइन किया कमर्शियल यूज के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हर जगह दिख रही है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के आ रहे हैं लोग, है ना। तो यूनिवैक कंप्यूटर बना दिया। यूनिवैक क्या है भाई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना दिया। आगे ऐसी ऐसी आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व की और यहाँ पर यूनिवैक बन गया। यूनिवैक किसने बनाया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने बनाया। पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनकर आ गया हमारे सामने। ठीक है, मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया, है ना। तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया। साथ में यहाँ पर देखा असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हो गया, बिजनेस एप्लीकेशंस डाल दिए इसमें। ठीक है, तो यूनिवैक का एक तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। किस कंपनी ने बनाया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन एक कंपनी, उसने बनाया। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन है, और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन था। यूनिवॉक किसने बनाया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग एज अ स्टोरेज डिवाइस के रूप में होने लगा, मेमोरी के रूप में होने लगा। ठीक है, असेंबली भाषाओं का विकास हो गया था। कुछ प्रोग्राम आपको पहले ही पता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम बनने लग गए थे। उसी क्रम में बिजनेस एप्लीकेशन बनाया गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या हो रहा था, जब हम लोग बना रहे थे यूनिवैक जैसे कंप्यूटर, तो कमरे के आकार के होते थे, बड़े बड़े बनाए जाते थे और वो गर्मी भी बहुत अधिक देते थे। तब उसी क्रम में 1960 तक हमने आईसी चिप का आविष्कार कर लिया। किसने किया आविष्कार? तो आप पढ़ते हैं जेएस किल्बी, पढ़ते हैं ना। तो जेएस किल्बी नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कर दिया, आईसी चिप बना के दे दी। ठीक है, तो आईसी चिप बना के दे दी जेएस किल्बी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिस पर मल्टीपल ट्रांजिस्टर, जो हमारा पहला प्रोसेसर था ट्रांजिस्टर, सबसे पुराने के लिए क्या बोला, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था एज अ प्रोसेसर के रूप में, क्योंकि वह करता था डिजिटल फॉर्म में काम करता था और वह इलेक्ट्रॉनिक बेस पर काम करता था। तो उसके आधार पर हमने कई ट्रांजिस्टर्स को एक जगह रख दिया, सिंगल चिप पर लगा दिया और इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कह दिया। इसने क्या किया भाई, कंप्यूटर की साइज को छोटा कर दिया, लागत को भी कर दिया और परफॉर्मेंस बढ़ा दी। क्योंकि जब आप एक ही चिप पर, जैसे आप ये देख रहे हैं, है ना, मान लो इस तरीके से बात कर लेते हैं, ये हालांकि प्रोसेसर का है लेकिन एक टुकड़े को हम आईसी चिप के तौर पर देख सकते हैं। ये आईसी चिप है, देखो, चलो ये बैकग्राउंड में लगी है आईसी चिप, तो आप इसको देख लो कि ये आईसी चिप है ना। तो हमने कई सारे ट्रांजिस्टर्स को, जैसे एक ट्रांजिस्टर, दो, इस तरीके से हमने लगा दिए इसमें बहुत सारे। तो कई सारे ट्रांजिस्टर को मिला के हमने आईसी चिप कर दी, जिससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। ठीक है, लागत में भी थोड़ी कमी आई और उसका परफॉर्मेंस यानी कि उसकी दक्षता में वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर और ज्यादा इंटीग्रेशन करके माइक्रो प्रोसेसर ही बना दिया। पहली कंपनी थी इंटेल, जिसने इंटेल 404 नाम से पहली बार एक प्रोसेसर निकाला। और अब हम देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन का आ गया हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, जो है फोर्थ जनरेशन का आ गया, इंटेल कोर i7 नवीनतम है जो चीज। तो ये हमारे पास अब प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इनसे क्या हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया, इसने कंप्यूटर की साइज को और कम कर दिया। ठीक है, अफोर्डेबल मिनी कंप्यूटर बना दिए, जो सामान्य व्यक्ति भी ले सकता था। और इस प्रकार के पहले अफोर्डेबल मिनी कंप्यूटर के रूप में PDP-8 और PDP-11 चर्चा में है। अब देखो, ये विशेष आपको अभ्यास पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ऐसी चीजें कि सबसे पुराने मिनी कंप्यूटर कौन है, PDP-8 है। ठीक है, इन लोगों ने बता दिया। साथ में आप इंटेल 404 याद रख सकते हैं, आईसी चिप जेएस के लिए 1960 आप लोग पढ़ते रहते हैं किताबों से, और आप यहाँ सुन लेते हैं, फिर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका बेहतर काम 26 अप्रैल को प्रदर्शित हो जाएगा। आपने किताब से पढ़ा, आपने हमसे सुना, और जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं डिडक्शन मेथड का यूज करता हूँ। जो शब्द लिखा हुआ है, आप छोटी छोटी जानकारियों को मिलाकर एक रूल्स अपने माइंड में क्रिएट करते जाते हैं। दूसरी बात है, मैं पढ़ाते हुए एक चीज को जो जरूरी होती है उसको 2 या 3 बार बोल देता हूँ, तो जिससे आपका रिपीटेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जितनी बार भी रिपीट करते हैं, आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, परमानेंट होते चले जाते हैं। परफेक्ट किए कैसे होते जाते हैं, परमानेंट होते चले जाते हैं। तो आपको परमानेंट मेमोरी में ये डाटा चला जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए फायदा करेगा। ठीक है ना। और देखिए, कंप्यूटर विकास करते करते कमरे जैसे बड़े आकारों से चलकर एक टेबल पर आने वाला, फिर एक गोदी में रखने वाला, फिर एक हाथ में आने वाला तक बन गया। पर्सनल कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ कब, 1970, जब हमने माइक्रो प्रोसेसर का खोज कर लिया। तो उसके बाद तीव्रता से कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा, कंप्यूटर हाथों हाथों में आ गया, हर ऑफिस में आ गया, और अब तो हर जगह उपलब्ध है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उपलब्ध हुआ, और पर्सनल कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा बना, तो Apple II आप बात करोगे। ठीक है, पहला मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के तौर पे कौन सा देख रहे थे, PDP-8 देख रहे थे हम लोग, है ना। और उसी क्रम में Apple II आ गया, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर आ गया। ठीक है, स्टीव जॉब एवं स्टीव वोजनिएक, अब जो भी हूं आप लोग पढ़ लेना इसको, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक ने Apple II का डिजाइन किया, है ना। पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन है, Apple II। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, तभी छोटा आकार हो पाया। ठीक है, और वर्ड प्रोसेसिंग जैसे
छोटे छोटे बेसिक सॉफ्टवेयर्स को यह सपोर्ट करता था। वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होगा? लिखना, एडिट करना, है ना। जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप लोग, वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होने लगा कि वर्ड आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं इस तरीके से, और कुछ गेम्स आप खेल सकते हैं उसके ऊपर, है ना। तो ये एप्पल टू इस प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर था। स्टीव जॉब्स एवं स्टीव वॉजनिएक ने बनवाए थे, ठीक है। और एप्पल टू जो बनाने वाली कंपनी थी वही चल के आगे चल के वो आईबीएम में मर्ज होती है, आईबीएम के रूप में विकसित होती है वो कंपनी। और आईबीएम पीसी, अब आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने आईबीएम ने पहला पर्सनल कंप्यूटर निकाल दी 1981 में। ये कैसा हो जाता है? मार्केट की स्टैंडर्ड पर आधारित था, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाए, लोग इसको खरीदें, इस प्रकार से था। तो इजी टू अपग्रेड, अपग्रेड कर सकते हैं हम इसको बहुत अच्छे से, और कंपेटिबल था अधिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब पर्सनल कंप्यूटर को इसने ग्लोबल एरिया में फैला दिया। आईबीएम एक कंपनी बनी, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो एप्पल टू को डेवलप करने वाले व्यक्ति थे इन्होंने ही बनाई आगे चल के। और आईबीएम पीसी आया, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसने लोगों लोगों तक इस कंप्यूटर को पहुंचा दिया। फिर आया मैकिंटॉश, ठीक है। अब मैकिंटॉश क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे प्रदान करने वाला ये आया आपके पास। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है और आईबीएम पीसी का क्या प्रॉब्लम था? आईबीएम पीसी में था कि जब आपको कुछ कार्य कराना है, आप कुछ कार्य कराओगे तो कार्य करने के लिए आपको इनको देने पड़ते थे इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स देने पड़ते थे, ठीक है। और कुछ काम जैसे जोड़ने के लिए भी कुछ कहा जा रहा है तो उसके लिए भी एक स्ट्रिंग देनी पड़ती थी आपको, भैया इसमें कोडिंग है, और उस कोड को आप दोगे तो कोड के आधार पर ही वो फिर ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन करेगा और फिर आउटपुट वो आपको प्रदान करेगा, ठीक है, आउटपुट प्रदान करेगा। अब यहां पर क्या है कि आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना दिया। जैसे आपको गूगल पर सर्च करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, है ना, क्लिक कर दीजिए, गूगल आ जाएगा आपका, इस प्रकार से आ गए ना, है ना। एक मतलब ग्राफ्स जैसे अभी आप चला रहे हैं ना, तो क्लिक करते साथ ही जैसे ग्राफ्स बने रहते हैं, जी बना हुआ है, एनिमल, एनिमल का ही फोटो, उस पर क्लिक कर दो, एनिमल के बारे में डिटेल आ गई। तो ग्राफिक्स के माध्यम से, यानी हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार कोड लिखने से हम लोग बच जाएंगे। अब हमें डायरेक्टली क्लिक करना है और आप हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट जैसी जो डिजाइन आ गए आगे चल के 1990 में, आप देखोगे ना, ये टिम बर्नर्स ली के लिए सुना था हमने, हाइपरलिंक बनाया, हाइपर टेक्स्ट दी उन्होंने, तो उसके आधार पर कंप्यूटर और तेजी से काम करने लगा, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करने वाला पहला सिस्टम कौन सा है? द मैकिंटॉश, ठीक है। और फिर बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करने लग गए, क्योंकि अब हर व्यक्ति पहले कोड याद नहीं रख सकता था, उपयोग करने के लिए उसको कोड लिखना है, चार्ट लेके बैठा हुआ है तब काम कर पा रहा है। और यहाँ पर हम आए, जब मैकिंटॉश ने क्या कि भाई आपको कोड याद नहीं, जो काम करना है आप ग्राफिक्स के माध्यम से टिक क्लिक करके आगे बढ़ते रहिए। तो ये बहुत ज्यादा लोगों द्वारा इस प्रकार उपयोगी होने लगा, ठीक है ना। और जब हम इस प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर ले आए, फिर हमने लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है, मोबाइल, ये सारा सिस्टम आ गया। और जो जरूरतें थी गणना की, जो जरूरत थी मेमोरी सेव करने की, ऑपरेशंस कराने की, सारी चीजें आ गई। तो मशीन से हमने उम्मीद की कि क्यों ना आप अपने आधार पर ही कुछ चीजें कर दो अब, है ना। तो मशीन से कहा कि आप यार अपने आप से सोच के बता दो कुछ चीजें, हम तो अब आलसी होते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, मनुष्य ने मशीनें बना दी और मशीनों से काम करने लगा, कार्य बहुत आसान हो गया। देखो आप मिनटों में आपकी फोटोकॉपी तैयार, मिनटों में आप बात कर लेते हो, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, सारी चीजें होने लग गई। तो हम मशीनों से और ज्यादा आशा करने लग गए कि आप खुद से सोच के कुछ काम करो ना भाई। तो ये आया मॉडर्न डे एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मॉडर्न डे और फ्यूचर क्या हो सकता है? मॉडर्न डे में आप एआई से बहुत रूबरू हो चुके हैं, चैट जीपीटी, फिलो, है ना, जेमिनी आई, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और आप कर रहे हैं वॉइस असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, आप चैटबॉट की बात कर रहे हैं आप, है ना। तो इतना सारा काम आपके साथ आ गया, एआई आपके साथ इमर्ज हो चुका है। तो ये मॉडर्न डेज है। हम लोग फ्यूचर कंप्यूटिंग पर बात करेंगे, क्वांटम कंप्यूटरों का विकास करेंगे, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को विकसित करेंगे बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग समझ रहे हैं कि मशीन को इस प्रकार एबिलिटी बनाना कि वो डिसाइड कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके पैटर्न को, लर्न कर सके, सीख सके खुद ही, है ना। तो इनेबल्स मशीन्स टू लर्न, डिसाइड एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम मशीनों को इस प्रकार से एबल बनाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं कि वो सीख सके खुद से, मशीन लर्निंग हो गया, डिसीजन मेकिंग कर सके, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। ठीक है। इसमें हम कह रहे हैं कि वर्चुअल असिस्टेंस की बात की जा रही है ना, वॉइस असिस्टेंस। हेलो सीरी, हाउ आर यू। उधर से वो बोल रही कि मैं तो अभी बहुत खराब हूँ, है ना। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें हम लोग, ऑटोनोमस व्हीकल कह रहे हैं भैया ड्राइवर हम नहीं चलाना चाहेंगे गाड़ी, बैठना जरूर है पर हम चलाएंगे नहीं। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा आलस हो रहा है हमारे साथ, और फिर कह रहे हैं हम कि 26 अप्रैल को हमारा पेपर अच्छा चला जाए। ठीक है। तो अगर आपको ऑटोनोमस व्हीकल्स खरीदना है, ऑटो ड्राइविंग कार खरीदनी है, तो 26 अप्रैल का पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है। 26 अप्रैल का पेपर अच्छा जाएगा तो फिर कुछ सालों में आप ऐसा वाहन खरीद सकते हैं जो ऑटोमेटिक चले। ठीक है। तो अभी फुर्ती दिखाओगे तो बाद में आलस कर सकते हो, लेकिन अगर अभी भी आलसी बने रहे तो फिर बाद में हमसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो मशीन ही नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए अच्छा पढ़िए, रिवीजन करिए, अभ्यास पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम लोगों से आप बात करने के लिए समय ले सकते हो, है ना। आपके लिए कोई डाटा नहीं मिल रहा है, कंटेंट कम है, आप पूछ लीजिए कितना पढ़ें, है ना। तो आप लोगों को ये मैसेज दिया जाता है आज के, आपके पास अगले वीक तक का समय है या 3-4 दिन का समय है, आप अपनी अपनी क्वारीज डाल सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप अपनी अपनी क्वारी डालिए, आप अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और आप लोग हमें भी लगातार अच्छे सुझाव दीजिए। और हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चूंकि ये सब कुछ निःशुल्क किया जा रहा है, और इसलिए हमारी कोशिश और बेहतर हो सके। तो आप लोगों का सहयोग इस बात में है कि आप इस प्लेटफॉर्म से कितने अधिक जुड़ते हैं, है ना। इस प्लेटफॉर्म में कितने अधिक जुड़ते हैं आप, वीडियो को कितना ज़्यादा देखने वाले लोग आते हैं, तो हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा कि चलो हमें 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 300 लोग देख रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन और अच्छा रहेगा और हम और बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए मोटिवेशन हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है। अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मुझे 20 लोग ही देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ, है ना। और अगर 50 लोग देखेंगे तो मुझे लगेगा ठीक है थोड़ा अच्छा है, और उसी पर अगर आप 100 लोग देख करके और मुझे फीडबैक भी दे देंगे कि सर अच्छा है या इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकते हैं, सर मैंने तो कहीं इसको ऐसे सुना है, आप अगर ऐसा करेंगे तो बेटर होगा, तो आपके सुझाव पूर्णतः आमंत्रित हैं। आप मुझे बताते रहिए और आप अधिक से अधिक जोड़िए और अपने साथियों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए, आपको परिणाम अच्छे होंगे। और ये प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने आपको बोला, आप सब लोगों से बात हो जाएगी। यदि आप अभ्यास पाठशाला पर ये बात करेंगे कि मुझे बात करनी, तो एक दिन डिस्कशन हो जाएगा और मेरा अनुभव आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग बेहतरी से इसके कार्य समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मेंस के लिए भी आपके लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या सीमाएं हैं, क्या कर सकता है, किन क्षेत्रों में और किस प्रकार उपयोग हो रहा है। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन से, हम अपने आसपास के वातावरण से इन चीजों को गैदर कर सकते हैं। और ये देखिए अभी क्या है, परिचयात्मक दृष्टि से है, एआई आएगा हमारे साथ, हम उस पर बृहद डिस्कशन करेंगे, पूर्ण डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट आपसे बातचीत होगी, है ना। इसी क्रम में क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये इमर्जिंग है अभी, है ना। हम इस पर काम कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर के लिए। ठीक है। ये बेसिकली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, है ना, सतत ऊर्जा, इस प्रकार की क्लासिकल कंप्यूटिंग्स के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट के फेज में हैं, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग है, कण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित रहेगी, प्रोटॉन कणों पर आधारित रहेगी, इलेक्ट्रॉन के जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, उसके बेस पर आधारित रहेगी। ठीक है। ये आपका है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हमारी जो एवरीडे डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका मोबाइल तो कनेक्ट है ही, है ना,
और हम चाहते हैं कि हमारा घर का सिस्टम क्या चल रहा है, डोर, टीवी या कह सकते हैं एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने कंट्रोल में कर सकें। तो आपस में इनको कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, है ना, कि हम बाहर निकलें घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, 3 दिन से हम घर में नहीं है तो हमारा जो है फ्रिज बंद हो जाए कि उतना ज़्यादा काम ना करे। जैसे एसी हम चालू छोड़ गए और बाद में 6 किलोमीटर दूर हमें याद आया कि यार एसी तो चालू रह गया है, तो एसी अपने आप बंद हो जाए, है ना, या हम उसको वहीं से कर सकें बंद। ठीक है, रिमोट कंट्रोल हो जाए हमारे साथ कि हम 8-10 किलोमीटर दूर हैं फिर भी हमने एसी बंद कर दिया, खुला छोड़ दिया था, तो है ना। जैसे घर में गैस लीकेज हो जाए तो हमें पता चल जाए, अलार्म आ जाए कि भाई गैस लीकेज होने वाला है ना। इस प्रकार की जो चीजें होंगी आपस में वस्तुओं को कनेक्ट करने का काम होगा, उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा कि जानकारियां कलेक्ट करेगा मशीनों से और एक दूसरे के लिए शेयर भी करेगा। ठीक है, तो स्मार्ट होम्स में बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये काम किया जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर का भविष्य है। हम लोग इसके उद्गम क्षेत्र से देखते आए कि कंप्यूटर किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार हम जो हार्डवेयर है उसको स्मार्ट बना रहे हैं, किस प्रकार हमने मेमोरी का अपग्रेडेशन किया है, किस प्रकार हमने भाषाओं का, अब आप देखिए कहाँ हम लोग मशीनी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, यांत्रिक रूप से कार्य कर रहे थे, कोड डिकोड लिखा था, फिर हमने पास्कल जैसी भाषाओं का प्रयोग किया और आज हम जावा स्क्रिप्ट, HTML+ इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, पाइथन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना, AI के लिए लिस्प का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषाओं का विकास हो चुका है। इस प्रकार कंप्यूटर आगे और आगे और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, और आप इस पर अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें।